नमस्कार। आज बात होगी हिंदी साहित्य के एक ऐसे महारथी की जिन्होंने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी की पूरी नींव ही रख दी। तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। जी हाँ, आधुनिक हिंदी गद्य के जो निर्माता हैं ना, उनमें इनका नाम सबसे ऊपर आता है। एक ऐसे लेखक जिनकी कलम में इतनी ताकत थी कि उन्होंने एक पूरे युग की दिशा ही बदल दी। पर सवाल ये है कि आखिर कौन थे बालकृष्ण भट्ट और ऐसा क्या था उनमें जो उन्हें एक युग निर्माता बनाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि क्यों उनका नाम भारतेंदु हरीशचंद्र जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट सिर्फ भारतेंदु युग का एक हिस्सा नहीं थे, वो तो उस युग के निर्माताओं में से एक थे। मतलब उन्होंने उस दौर की पूरी साहित्यिक जमीन तैयार की। और इसीलिए उन्हें युग निर्माता भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम सिर्फ कहानियां सुनाना या मनोरंजन करना नहीं था। नहीं, उन्होंने तो अपनी कलम से उस समय के समाज, साहित्य और सोच को एक नई दिशा दी। तो अब चलते हैं उनकी शुरुआती जीवन की तरफ, जहां उनके उस विद्रोही और आजाद ख्यालों वाले व्यक्तित्व की नींव पड़ी। उनके व्यक्तित्व पर ना दो चीजों का गहरा असर पड़ा। एक तरफ थी उनकी मां पार्वती देवी, जिन्होंने उनमें पढ़ाई लिखाई का शौक जगाया, और दूसरी तरफ था उनका अपना, कह सकते हैं, एक उग्र स्वभाव, जिसने उन्हें कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करने दिया। इसी वजह से उन्होंने अच्छी खासी नौकरियां तक छोड़ दी। तो उनका सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ा। 1844 में प्रयाग में जन्म हुआ, फिर 1867 में एंट्रेंस एग्जाम पास किया। 1869 से 75 तक टीचर भी रहे। लेकिन उनका जो आज़ाद स्वभाव था ना, वो नौकरी के बंदिशों में कहाँ टिकने वाला था। आखिरकार 1888 में उन्होंने अपनी आखिरी नौकरी भी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन बस कलम को सौंप दिया। और बस यहीं से उनके जीवन के सबसे सबसे जरूरी अध्याय की शुरुआत हुई। उनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप। पूरे 33 साल, सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक इंसान के जुनून, उसके अकेले संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी मशाल थी, हिंदी प्रदीप, जिसे उन्होंने तकरीबन अकेले ही जलाए रखा। तो ये हिंदी प्रदीप असल में था क्या? ये सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, ये एक मिशन था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर भट्ट जी ने इसे सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का एक जबरदस्त हथियार बना दिया था। और इस पत्रिका के जरिए उन्होंने समाज की हर दुखती रग पर हाथ रखा। बाल विवाह हो, औरतों की शिक्षा का सवाल हो, अंधविश्वास हो या फिर धार्मिक पाखंड, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर उनकी बेबाक कलम ना चली हो। और कमाल की बात यह थी कि उनकी भाषा इतनी सीधी साधी और बातचीत वाली होती थी कि वो सीधे आम आदमी के दिल में उतर जाती थी। तो पत्रकारिता तो थी ही, पर चलिए अब ये भी देखते हैं कि साहित्य के दूसरे क्षेत्रों में उनका योगदान कितना बड़ा और कितना विशाल था। 1000 से भी ज्यादा निबंध, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये नंबर दिखाता है कि वो कितनी मेहनत करते थे और उनके अंदर लिखने की ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती थी। वो सचमुच एक बेमिसाल निबंधकार थे। लेकिन बात सिर्फ निबंधों पर ही खत्म नहीं होती। उनकी कलम का जादू तो उपन्यास और नाटकों में भी खूब चला। अगर उनके उपन्यासों की बात करें तो नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस दौर में चल रहे समाज सुधार के आंदोलनों का आईना है। और कमाल की बात है कि ये आज भी उतने ही रेलेवेंट लगते हैं। उपन्यासों के साथ साथ उन्होंने नाटक भी लिखे। पद्मावती, वेणी संघार, नल दमयंती स्वयंवर, इन जैसे नाटकों से उन्होंने हिंदी के ड्रामा लिटरेचर को भी बहुत कुछ दिया। अब उनके कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हिंदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें अंग्रेजी के महान निबंधकारों एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखते थे। मतलब ये किसी भी लेखक के लिए बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि बालकृष्ण भट्ट की असली विरासत क्या है, उनका असल महत्व क्या है। उनकी विरासत एक नहीं बल्कि कई रूपों में है। वो एक निडर पत्रकार थे जिसने लोगों की सोच को बदला। वो एक जबरदस्त निबंधकार थे जिन्होंने लिखने का एक नया बोलचाल वाला अंदाज दिया। वो एक अग्रणी आलोचक थे जिसने हिंदी क्रिटिसिज्म की नींव रखी। इन्हीं सब किरदारों ने मिलकर उन्हें आधुनिक हिंदी युग का एक मजबूत स्तंभ बनाया। तो अगर उनके पूरे काम को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने अपनी कलम का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया, बल्कि देश और समाज को जगाने के लिए एक औजार की तरह किया। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर बालकृष्ण भट्ट ने अपने समय के समाज को जगाने के लिए कलम को अपना हथियार बनाया, तो आज के इस दौर में एक लेखक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? इस पर सोचना तो बनता है।